नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड भूगोल के पहले चैप्टर की ओर और आज हम झारखंड भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके पहले आज हम झारखंड की भौगोलिक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। बता दें कि इससे पहले हम झारखंड भूगोल के सिलेबस हम देखे थे और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे। उसी में से कह सकते हैं आज का ये पहला कह सकते हैं कि टॉपिक है। आज का ये पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है झारखंड की भौगोलिक परिचय। झारखंड की भौगोलिक परिचय में कई आधार पर ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं, तो उन सभी चीजों को हम जानेंगे और साथ ही साथ हम झारखंड के मैप के कह सकते हैं कि मैप से संबंधित जितने भी झारखंड के 24 जिले हैं उन सभी को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो एक एक करके हम सभी चीजों को जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है झारखंड का। तो झारखंड शब्द हम जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, झार और खंड। झार का अर्थ होता है वन और खंड यानी प्रदेश। तो इसे हम वन प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि जंगल या झाड़ भूमि से शुरुआत से ही बहुलता वाले इस राज्य में कह सकते हैं एक काफी महत्वपूर्ण राज्य के रूप में माना जाता है। आज हम बात करेंगे झारखंड की। तो सबसे पहले बात आता है झारखंड के गठन का। तो जानते हैं कि झारखंड का गठन या तो फिर कह सकते हैं कि राज्य का हमारा जो राज्य है झारखंड उसका बर्थडे के रूप में मान सकते हैं, जैसे 15 नवंबर 2000 को। और आज कह सकते हैं कि 20-21 वर्ष पूरे हो चुके हमारे राज्य के। तो उसी में से हम चर्चा करेंगे सबसे पहले राज्य के गठन का। तो हालांकि ये हमें लगता है कि राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हमें प्राप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पहले कहीं ना कहीं कितने सारे संघर्ष हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सफलता के पीछे बहुत सारा संघर्ष होता है। उसके बाद हमें उस सफलता को कह सकते हैं कि सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं और तभी हमें सफलता प्राप्त भी होता है। तो उसी तरह से समझे कुछ झारखंड राज्य के गठन के बारे में। तो कह सकते हैं एक ये लंबा प्रोसेस है झारखंड राज्य गठन का, जो कि एक लंबा आंदोलन भी देखने को मिलता है। तो उसी में अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो उसमें एक एक करके सभी पॉइंट को हम समझेंगे। उसके बाद हम सारे चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले समय है कह सकते हैं कि 1936। वर्ष 1936 में क्या होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी और बिहार प्रेसिडेंसी, ये दोनों से क्या होता है कि कह सकते हैं कि उड़ीसा वहां पे क्या होता है, उड़ीसा और बिहार प्रेसिडेंसी में उड़ीसा जो है वो अलग हो जाता है। कब? 1936 में। 1936 में जब उड़ीसा कह सकते कि अपना गठन अलग हो जाता है, कह सकते कि अपने संयुक्त जो होता है वो दोनों से अलग होकर प्रेसिडेंसी उसका अलग हो जाता है उड़ीसा का। उसके बाद फिर समय आता है 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को हम जानते हैं कि 22 मार्च 1912 कह सकते हैं इस दिन कह सकते हैं कि ये बिहार राज्य का पुनर्गठन होता है। कह सकते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य का गठन होता है। बिहार का गठन होता है 22 मार्च 1912 को। लेकिन यहीं पे कह सकते हैं कि 22 मार्च 1912 को जब बिहार का गठन होता है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के जो राज्य का आंदोलन है, या तो कह सकते हैं कि राज्य के गठन की जो मांग है, उसकी शुरुआत यहीं से शुरुआत हो जाता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे 1912 में एक हमको कह सकते हैं कि सबसे पहला जो कई सारे अलग अलग पार्टी देखने को मिलते हैं या तो संगठन देखने को मिलता है। उसी में से सबसे पहला जो संगठन हमको देखने को मिलता है झारखंड में, वो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है 1912 में। 1912 में जब 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है और ये जे बार्थोलोमेव के द्वारा गठन होता है, तो कह सकते हैं कि उस समय क्या होता है कि असम ढाका या तो कह सकते हैं कि ढाका छात्र संघ में वहीं से ये विद्यार्थी रहते हैं और वहीं से ये जब कह सकते हैं कि झारखंड आते हैं, तो ये अपनी पार्टी के रूप में एक गठन करते हैं जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका स्टार्टिंग या कह सकते हैं कि आरंभिक उद्देश्य जो था इस संगठन का, वो था ईसाई बच्चों को, जो भी गरीब बच्चे हो, ईसाई गरीब बच्चे, उन सभी को शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, आरंभिक उद्देश्य था। लेकिन ये धीरे धीरे कह सकते कि वहां तक ये सीमित न रहकर ये आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब जे बार्थोलोमेव का
रांची में सेंट पॉल स्कूल है, वहां पे उनका शिक्षक के रूप में कह सकते कि नौकरी हो जाता है। और जब वो नौकरी करने लगते तो वहां से कह सकते कि स्टूडेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन था यहाँ से, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनसे ये धीरे धीरे कह सकते कि अलगाव थोड़ा सा होने लगा। तो वहीं पे कई सारे अलग अलग नेता आते हैं, कई सारे अलग अलग नेता उसमें ज्वाइन करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जे बार्थोलोमेव को ही कह सकते हैं कि उस पार्टी से निकाल दिया जाता है। 1912 में जब उस पार्टी से जब कह सकते कि गठन के बाद वो धीरे धीरे पार्टी से जब निकलते हैं, उसके बाद फिर आता है 1915। तो समय आता है फिर 1915। 1915 में जानते कि झारखंड में एक पार्टी का गठन होता है, वो है कह सकते कि झारखंड छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज या तो फिर कह सकते कि छोटा नागपुर उन्नति सभा, जो कि एक संगठन के रूप में इसका गठन होता है 1915 में। और इसमें जो कह सकते कि इसका जो मुख्य गठन होता है वो कह सकते कि एंग्लिकन मिशन के एक बिशप कैनेडी है। बिशप कैनेडी के सुझाव पर ही इसका गठन होता है। और इसका जो मुख्य व्यक्ति माना जाता है वो जुएल लकड़ा को माना जाता है। हालांकि जुएल लकड़ा के साथ और भी कई सारे व्यक्ति रहते हैं, जैसे बंदीराम उरांव और भी ठेबले उरांव, पॉल दयाल, ये सभी कई सारे उसमें व्यक्ति शामिल होते हैं। इस तरह से कई सारे व्यक्ति के साथ साथ ये संगठन आगे चलता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहीं आगे बढ़ते हुए फिर आता है 1930 और 1930 में एक पार्टी का गठन होता है, वो है किसान सभा या तो कह सकते हैं कि किसान समाज। किसान सभा का गठन 1930 में होता है। किसान सभा का गठन 1930 में होता है ठेबले उरांव के द्वारा। तो याद रखिएगा 1915 के बाद एक समय आता है 1930 जिसमें किसान सभा का गठन होता है। किसान सभा का गठन होता है और किसान सभा का गठन जो होता है वो ठेबले उरांव इसके कह सकते हैं कि अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं और एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में आगे कई सारे कार्य करते हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से मानते अगर कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हो जाता है मुख्य रूप से झारखंड के राज्य निर्माण आंदोलन का। लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और फिर आगे कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे संगठन आते हैं, जैसे छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा आता है 33 में जैसे गठन होता है। फिर दो समय आता है 1936 और 1937। 1936 और 1937 जो है ये झारखंड के लिए एक ऐसा समय माना जाता है जो कि ये काफी महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ये समय इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जब 1936 में जब जानते हैं कि उड़ीसा प्रेसिडेंसी जो है वो कह सकते हैं कि जब अलग हो जाता है और वहां से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और दूसरा जो 37 में एक कह सकते कि एक अलग कह सकते एक कहानी देखने को और मिलता है कि जब कांग्रेस का कह सकते हैं कि जब कांग्रेस के बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल, जब बिहार में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें देखने को मिलता है कि झारखंड के एक भी व्यक्ति का उसमें चयन नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि झारखंड के किसी भी व्यक्ति को उसमें स्थान नहीं दिया जाता है। यहां से क्या होता है, झारखंडियों के लिए एक अलग कह सकते हैं कि अलग तरीके से यहाँ पे समझ में आता है और उन सभी को एकजुट करने के लिए कह सकते हैं कि ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलता है उस समय, या दो ऐसे घटना देखने को मिलता है जहां से झारखंड के सभी लोगों को एकजुट करने में कह सकते हैं कि अहम भूमिका निभाता है ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं। और ये दो घटनाओं के कारण से ही कह सकते हैं कि आगे कई सारे लोग जो है वो एक तरह से इकट्ठा होना प्रयास करते हैं धीरे धीरे, और कह सकते हैं कि एक ऐसे संगठन के रूप में उभरते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक सभी के साथ सामूहिक रूप से देखा जाता है। फिर आप जानते हैं 1938 में छोटा नागपुर कह सकते हैं कि छोटा नागपुर या तो फिर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 में इसका गठन होता है। वही 1939 में जनवरी 1939 में आदिवासी महासभा का गठन होता है, इसी का नाम परिवर्तित करके। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि संथाल परगना आदिवासी सभा जो है उसमें 5 छोटे छोटे जो भी पार्टी थे, 5 जो भी छोटे छोटे पार्टी थे, उन 5 पार्टियों को एक साथ मिला करके कह सकते हैं कि आदिवासी महासभा का गठन किया जाता है। और आदिवासी महासभा का गठन जो है वो जनवरी 1939 में होता है। और यहीं पे एक झारखंड की कह सकते हैं कि राजनीति में एक नया मोड़ आता है जब जयपाल सिंह मुंडा का यहाँ पे कह सकते हैं कि आगमन होता है। और जयपाल सिंह मुंडा के आगमन के पश्चात, जयपाल सिंह मुंडा का जब आगमन होता है उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा आने के बाद इसमें जो कह सकते हैं कि आदिवासी महासभा है, इसमें क्या होता है कि आदिवासी महासभा में ये आने के साथ ही कह सकते हैं कि ये झारखंड आंदोलन के एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरते हैं।
और वो उनकी भूमिका जो है वो काफी अहम हो जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा 1900 कह सकते हैं कि 1949 और 50 के दो महत्वपूर्ण, और कह सकते हैं कि यहां से जब 1939 से लेकर 1950 तक इनमें कई सारे घटनाएं देखने को मिलता है। लेकिन 1949 और 50 ये दो समय है, जैसे 31 दिसंबर 1949 को जब हम जानते हैं कि झारखंड पार्टी का जब गठन होता है, तो वहां पे क्या है कि 31 दिसंबर 1949 को, ये डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1949 को 1949 को क्या होता है कि जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है। और चयन होने के बाद ये 2 दिन सभा चलता है, कह सकते हैं कि ये 2 दिन का सभा चलता है। एक तो 31 दिसंबर 1949 और 1 जनवरी 1950। और 1 जनवरी 1950 में जब ये दूसरा भाषण, दूसरे दिन यहाँ पे क्या होता है कि जयपाल सिंह मुंडा अपनी अध्यक्षीय भाषण देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जयपाल सिंह एक स्टेटमेंट देते हैं कि यहां से आज के बाद कह सकते हैं कि ये पार्टी में जो ऐसा पार्टी का गठन हो रहा है, झारखंड पार्टी, ऐसा पार्टी का गठन हो रहा है झारखंड पार्टी, जो कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ आदिवासी ही नहीं, ये कह सकते हैं कि झारखंड पार्टी का जो गठन होता है वो सिर्फ कह सकते हैं कि आदिवासी के लिए नहीं, गैर आदिवासियों के लिए भी ये खोल दिया गया है। कहने का अर्थ था कि आज के बाद जो भी ये पार्टी का, उसके पहले क्या था कि आदिवासी अपना अलग पार्टी चला रहे थे, जो गैर आदिवासी थे उनका अलग अलग पार्टी था। तो उस तरह से क्या था कि एक सामंजस्य नहीं था सभी में, और कह सकते हैं एक साथ तालमेल सही नहीं होने के कारण से कहीं ना कहीं एक बिखरता हुआ दिख रहा था, जिसके कारण से कह सकते हैं कि झारखंड पार्टी में एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ आता है जहां पे कह सकते हैं कि चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सभी इसमें एक एक करके शामिल होते हैं। और शामिल होने के बाद क्या होता है कि इनका भी काफी आगे तक ये कार्य चलता है। फिर एक बीच में एक कह सकते कि दशक का समय आता है 1963 से 1973 तक। 1963 से 1973 तक का एक ऐसा समय माना जाता है जो कि कह सकते हैं कि बिखराव या ठहराव का दौर माना जाता है, या बिखराव या ठहराव का दशक माना जाता है। इस समय ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी राज्य निर्माण आंदोलन का जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा हुआ दिखता है, या तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मल पड़ जाते हैं, क्योंकि जब जानते हैं कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक मोटिवेशन होता है वो धीरे धीरे कम होता दिखाई देता है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा देखने को मिलता है लगभग मानो जैसे कि लगभग आंदोलन ही समाप्त हो गया हो। लेकिन कुछ फिर भी झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी थे जिन्होंने वो आंदोलन को जारी रखा, जैसे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण लोग भी थे जिन्होंने कई सारे इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी दिए, और जैसे रामदयाल मुंडा हो गया, और भी कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी आगे तक ये चलाते रहे। उसके बाद फिर समय आता है 4 फरवरी 1973। 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होने के बाद कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ भी आता है। ये सच्चाई है कि झामुमो के गठन होने के बाद झारखंड कह सकते हैं कि निर्माण आंदोलन में एक काफी तेजी देखने को मिलता है, और उसका गठन कह सकते हैं उसमें अहम भूमिका विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन का होता है। उनके गठन के बाद कह सकते हैं कि उसके बाद भी कई सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि संगठनों का या पार्टी का गठन होता है, और उसके बाद जो पहला सफलता देखने को मिलता है वो 1995 को, वर्ष 1995 में जो है वो पहला कह सकते हैं कि एक सफलता देखने को मिलता है, वो है जैक का गठन। अब जैक का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल इसका गठन होता है। इसके गठन के पश्चात कह सकते हैं कि झारखंड में पहली सफलता देखने को मिलता है 1995 में। 1995 के बाद धीरे धीरे कई सारी पार्टियां आती है। कुछ पार्टियों कह सकते हैं कि कुछ पार्टी अपनी पार्टी बचाने के लिए यहाँ पे खेल भी खेलते हैं, तो कुछ अपनी पार्टी कह सकते हैं एक अहम भूमिका भी निभाता है। और अंत में कह सकते हैं कि धीरे धीरे कई सारे ऐसे राजनेता थे, जैसे बिहार के एक राजनेता आप जानते होंगे लालू यादव, जिन्होंने दिल्ली से अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड राज्य का निर्माण हमारे लाश पर से होगा। तो ये कह सकते हैं कि कई सारे स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था। लेकिन इसके बाद फिर समय आता है, वो समय आता है कह सकते हैं कि
दो, आप यहाँ पे 3 डेट को आप याद रखेंगे, 3 डेट को आप महत्वपूर्ण डेट को याद रखेंगे। वो डेट कौन कौन सा है? तो वो आपका डेट होगा, पहला डेट है वो है 2 अगस्त 2000। पहला आप डेट याद रखिएगा, पहला डेट जो याद रखिएगा वो है 2 अगस्त 2000 को। तो पहला डेट आप याद रखें 2 अगस्त 2000। तो ये ऐसा डेट होता है जब कह सकते हैं कि झारखंड राज्य कह सकते हैं कि गठन का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में जाता है। ये प्रस्ताव कह सकते हैं कि लोकसभा में जाता है और लोकसभा से पारित हो जाता है 2 अगस्त 2000 को। 2 अगस्त को इसके पहले कई सारे उठापटक कह सकते हैं कि देखने को मिलता है इन सभी में, और कई तरह से कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव भरे आंदोलन देखने को मिलता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक सफलता प्राप्त होता है वो 2 अगस्त को होता है। और जब यहाँ लोकसभा से ये पारित हो जाता है उसके बाद ये जो प्रस्ताव है वो जाता है, कह सकते हैं कि जाके राज्यसभा जाता है। राज्यसभा कब जाता है? तो 11 अगस्त। ये भी डेट आप याद रखेंगे, 11 अगस्त 2000 को। 11 अगस्त 2000 को कह सकते हैं कि ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में, और राज्यसभा से ये पारित होता है 11 अगस्त 2000 को। 11 अगस्त को कह सकते हैं कि राज्यसभा से पारित होने के बाद ये कह सकते हैं कि उस समय कह सकते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति KR नारायणन, जिसके पास 25 अगस्त कह सकते हैं कि 25 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को कह सकते हैं कि राष्ट्रपति KR नारायणन जिनके पास कह सकते हैं कि ये प्रस्ताव जाता है, और वहां से राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति जब मिल जाता है यहाँ पे, तो वहां से क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब तक कोई भी प्रस्ताव, जब तक राष्ट्रपति का सहमति नहीं होता है तब तक वो कानूनी रूप अपना कह सकते हैं कि नहीं लेता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति उस समय KR नारायणन के जब प्रस्ताव यहाँ से पारित हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है, उसके बाद वो कह सकते हैं कि फाइनली हमें जो सफलता प्राप्त होता है वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन होता है, जो कि बिहार के 46%, याद रखिएगा, बिहार के 46% भागों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण का गठन किया जाता है। इस तरह से कह सकते हैं एक लंबे प्रक्रिया के बाद झारखंड राज्य का गठन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भले आदमी बोल देता है कि झारखंड राज्य का गठन हो गया, या तो उतने आसानी से नहीं होता। समझ सकते हैं आप, कुछ इस तरह से समझे, अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो भले लगता है कि ये बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन उसके पहले उस पीड़ा को नहीं समझ पाते। उस कह सकते हैं कि उस पीड़ा को एक माँ समझती है कि वो 9 महीने तक किस तरह से उस बच्चे के प्रति वो कितना कह सकते हैं कि एक उसके प्रति सजग रहते हैं, कितना कष्ट देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से समझे कि झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया भले आपको 15 नवंबर 2000 दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राज्य निर्माण का ये फाइनल कह सकते हैं कि एक गठन होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, वो है गठन के समय 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में आपको 3 से 4 सवाल ऐसे बनते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। पहला तो इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन थे। तो याद रखिएगा उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे। वहीं पे अगर पूछा जाए कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम जानना चाहेंगे कि आप सभी लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि आपको बताना है कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय बताना कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये आपको कमेंट करके इसमें बताना है कि आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने लोगों को ये चीज पता है कि झारखंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि झारखंड राज्य का गठन होता है 15 नवंबर 2000 को। अब हम एक एक करके झारखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। इसके बाद हम अब आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड के कह सकते हैं कि भारत का ये 28वां राज्य के रूप में गठन होता है झारखंड का। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड जो भारत के किस राज्य के रूप में गठन होता है, तो 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन होता है। अगर पूछा जाए आपकी आकृति की, झारखंड की आकृति कैसी है, तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैप भी बना हुआ है कि झारखंड की आकृति कुछ इस तरह से आप ले लें। कुछ इस तरह से जब आप लेंगे
तो आप देख सकते हैं कि झारखंड की आकृति जो है वो कहीं ना कहीं एक चतुर्भुजाकार आकृति है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि झारखंड की आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार आकृति है। और साथ ही साथ अगर बात करें आगे इसकी, ये कह सकते हैं कि गोलार्ध में, तो ये भारत के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये माना जाता है। जैसे ये कुछ अगर इस तरह से हम बात करें तो भारत के कुछ इस तरह से स्थिति जो है वो झारखंड की स्थिति है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व में इसकी अवस्थिति देखने को मिलता है झारखंड का। अब हम आगे बात करेंगे। अब आगे बात करने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि झारखंड के जिलों के बारे में। झारखंड के जिलों के बारे में अगर उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर दें कि भारत के संदर्भ में, तो अगर बात करें तो इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो उत्तर से लेकर ये दक्षिण तक कुल कह सकते हैं कि दूरी कितना है, और पूर्व से लेकर पश्चिम या पश्चिम से लेकर पूर्व तक, इसके दोनों की दूरी पूछा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि झारखंड की जो वो कहीं ना कहीं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की दूरी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। तो अगर पूछा जाए कि दूरी, अगर क्रम से पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण, अगर पूछा जाए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर पूछा जाए कि कुल कितना दूरी है, तो उत्तर से आपका दक्षिण होगा वो होगा 380 किलोमीटर। वहीं लेकिन अगर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो कोई भी एक ले सकते हैं। पूर्व से पश्चिम हम ले लेते हैं। पूर्व से पश्चिम तक अगर बात करें या पश्चिम से पूर्व जो भी हो, तो ये हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। तो ये कुल दूरी हो जाएगा 463 किलोमीटर। यानी यहां से लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड के अगर मैप में अगर बात करें तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ जिसे हम उत्तर कहते हैं, ये है साउथ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चार जो है वो अलग अलग कह सकते हैं कि दिशा के रूप में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो इसकी आकृति हम समझ लें कि चतुर्भुजाकार आकृति है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर दूरी पूछा जाए तो दूरी कितना है, तो वो है आपका 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। लेकिन अगर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूछा जाए तो 463 किलोमीटर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इतना दूरी के अनुसार से अगर बात करें तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका, यानी क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 79,716 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए कि भारत के संदर्भ में इसकी अवस्थिति जो वो किस स्थान पर आता है, तो बता दें कि स्थान अगर पूछा जाए तो वो आपका 16वां स्थान आता है, 16वां स्थान आता है। लेकिन आपको कई जगह 15वां स्थान भी देखने को मिलता है। वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि तेलंगाना एक गठन के बाद इसका स्थान जो है वो कहीं ना कहीं 15वां देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल के अनुसार से झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% जो है वो कुल क्षेत्रफल का माना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जो कि क्षेत्रफल है, तो वो आपका होगा 2.42%, यानी 2.42%। तो ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीन आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। कुल पूछा जाए क्षेत्रफल तो 79,716। स्थान अगर पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में कितना स्थान आता है, तो 16वां स्थान पे। और तेलंगाना अगर गठन के बाद, राज्य पुनर्गठन के बाद अगर पूछा जाए तो वो 15वां स्थान भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको सवाल कुछ भी ना दे और डायरेक्टली पूछा जाए तो वो आपको आंसर जो होगा वो 16वां स्थान ही होगा। साथ ही साथ अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% होता है। अब हम बात करते हैं कि इतने क्षेत्रफल में आखिर में कितने लोग रहते हैं झारखंड में। तो 2011 के जनगणना के अनुसार से अगर झारखंड की जनसंख्या की अगर बात करें, झारखंड की जनसंख्या की अगर बात करें तो झारखंड की कुल जनसंख्या जो होगा वो हो जाएगा 3,29,88,134। ये क्या हुआ, वो कह सकते हैं कि झारखंड की कुल जनसंख्या है वो है कितना, 3,29,88,134। अब बात करेंगे फिर यहां से कि झारखंड का कह सकते हैं कि भारत के इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो कौन सा स्थान आता है जनसंख्या के आधार पर, तो वो आता है 14वें स्थान पर। यानी कह सकते हैं कि 14th स्थान पर आता है, 14th स्थान पर, यानी 14वें स्थान पर आता है, वो है जनसंख्या के आधार पर। अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो 16वां स्थान।
अगर बात किया जाए कि कुल कितने प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो वो है 2.72%। यानी अगर कुल भारत के कुल कह सकते कि प्रतिशत में अगर बात करें कि झारखंड का जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 2.72% जो है वो जनसंख्या के आधार पर माना जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इन सभी चीजों को आप झारखंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप समझे। अब हम बात करेंगे झारखंड के सीमाओं से संबंधित कि झारखंड की सीमा हम जानते हैं कि 5 राज्यों से झारखंड की सीमा लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं उन सभी राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उन सभी जिलों के बारे में जो कि झारखंड के कह सकते हैं कि जो 24 महत्वपूर्ण जिले हैं उन सभी जिलों को हम एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम सीमाओं को अगर देखते हैं कि कितने राज्य से लगता है तो बता दें कि झारखंड की सीमा मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 5 राज्यों से लगता है झारखंड की सीमा। वो राज्य कौन कौन से हैं तो एक एक करके हम सभी राज्यों को चर्चा करते हैं। तो पहला आता है उत्तर में बिहार, उत्तर में है बिहार, दक्षिण में है उड़ीसा, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, और अगर पूछा जाए कि पश्चिम में है तो पश्चिम में एक तो आपका होगा छत्तीसगढ़। उसके बाद कह सकते हैं कि एक यहाँ पे जिला है गढ़वा, तो गढ़वा जिला से एकमात्र सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो आपका आता है वो है उत्तर प्रदेश। तो वो कौन सा होगा, यूपी होगा, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये दो कह सकते हैं कि कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि झारखंड की सीमाओं से कह सकते हैं कि 5 राज्य सटा हुआ है। वो राज्य एक बार फिर से हम देख लेते हैं। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में यूपी की सीमा जो है वो झारखंड के एकमात्र जिला है वो है गढ़वा जिला। तो ये जिला का नाम आप याद रखिएगा, ये है गढ़वा जिला। तो गढ़वा जिला की सीमा जो है वो कह सकते हैं कि झारखंड के एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से इसकी सीमा लगता है। पहला है बिहार, फिर है यूपी, उसके बाद है छत्तीसगढ़। ये 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है गढ़वा जिला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि बिहार कुल झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जिससे अपनी सीमा साझा करता है। तो बता दें कि झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो कि बिहार अपनी सीमा को साझा करता है। तो 10 जिले कौन कौन से हैं तो उन सभी जिलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक करके सभी चीजों को हम समझते जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि बिहार से सीमा साझा करने वाले वो झारखंड के कौन कौन से जिले हैं। तो वो सभी जिलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जिला तो आता है वो है गढ़वा। गढ़वा के बाद आता है वो है आपका पलामू। गढ़वा के बाद आता है पलामू के बाद आता है वो है आपका जिला चतरा। चतरा के बाद जो आता है वो आपका आता है हजारीबाग। चतरा के बाद आता है वो है आपका हजारीबाग। हजारीबाग के बाद जो आता है वो है कोडरमा। और कोडरमा के बाद आता है वो है गिरिडीह। कोडरमा के बाद है गिरिडीह। गिरिडीह के बाद जो आता है वो आपका आता है देवघर। देवघर के बाद आता है दुमका। और दुमका के बाद जो आता है वो आता है आपका गोड्डा। गोड्डा के बाद आता है वो है आपका साहेबगंज। तो इस तरह से अगर बात करें तो कुल 10 ऐसे जिले हैं जो कि कह सकते हैं कि बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। फिर से एक बार हम जिला हम कह सकते हैं कि हम लिख देते हैं और ध्यान रखिएगा। पहला है गढ़वा, फिर है पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। इस तरह से आपको क्या है कि बहुत बार क्रम से या तो पश्चिम से पूर्व की ओर या तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको पूछ लेता है यहां से सवाल। अगर आप इससे पहले हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख लें। वहां पे क्या है कि इन सभी चीजों को हम ट्रिक के माध्यम से हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वहां पे क्या है कि आपको अगर नहीं भी याद हो, अगर कह सकते कि अगर दिमाग में नहीं भी बैठ रहा है तो वहां पे क्या है कि आप ट्रिक के माध्यम से हम इन सभी चीजों को पढ़े हुए हैं तो वहां पे आप आसानी से सारे चीजों को समझ सकते हैं। तो अगर नहीं देखे तो हमारे पुराने वीडियो को देख लें। हम उसका कह सकते हैं कि लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे तो कुल कितने ऐसे जिले हैं, तो वो है कुल 10 जिले। तो 10 जिला जो है वो झारखंड के, वो बिहार से अपनी सीमा को साझा करता है। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से कह सकते हैं कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है, जो कि झारखंड की पूर्वी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से लगता है। याद रखिएगा, नाम में भले पश्चिम है लेकिन इसका जस्ट उल्टा है, ये पूर्व में है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल है तो ये पश्चिम में तो नहीं होगा, पूर्व में होगा। और पश्चिम में कौन है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद फिर आता है यूपी, उत्तर में बिहार और दक्षिण में है उड़ीसा। तो ये सभी चीजों को पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं, 10 जिले हैं जिससे अपनी सीमा साझा करता है। वो 10 जिलों को हम एक एक करके सारे जिलों को हम समझते हैं। तो चलिए उन सभी जिलों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जानते हैं कि यहां तक जो है वो तो आपका बिहार सीमा साझा करता है, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कि साहेबगंज जो वो पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के बाद आता है, साहेबगंज के साथ बाद आता है वो है आपका पाकुड़ है। पाकुड़ के बाद आता है वो आपका है जिला दुमका। देख सकते हैं दुमका भी यहाँ पे। तो याद रखिएगा दुमका ऐसा जिला है जो कि 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन सा? बिहार है और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल। उसी तरह से साहेबगंज भी है जो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, वो है बिहार और पश्चिम बंगाल। तो 2 जिले यहां से ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जबकि गढ़वा ऐसा जिला था जो कि 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद यहां पे बात करेंगे जामताड़ा। जामताड़ा के बाद आता है वो आपका आता है धनबाद। धनबाद के बाद आता है बोकारो। बोकारो के बाद आता है रामगढ़। और रामगढ़ के बाद हम बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची। रांची के बाद आता है वो है आपका सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। उसके बाद आता है पूर्वी सिंहभूम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि 10 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए हम देखते हैं उन सभी जिलों को एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले आता है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। यानी इन सभी जिले जो है वो 10 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे भी आप इन जिलों को जरूर ध्यान में रखेंगे और आप जब भी मैप पढ़ें तो कुछ ऐसा याद रखें, जैसे कि कोई अगर मैप में बोले कि कोई अगर जिले के बारे में अगर जैसे चर्चा करे, कोई अगर बोले कि साहेबगंज कहाँ है, तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि नहीं ये तो सबसे ऊपर कॉर्नर पे है। और वो किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है आपका बिहार और पश्चिम बंगाल। अगर पूछा जाए कि उसके बगल में कौन सा है, एक तो बगल में गोड्डा है, उसके नीचे कौन है, तो उसके नीचे पाकुड़ है। तो ये सभी चीज, साथ ही साथ उससे थोड़ा सा सटा हुआ दुमका है। तो इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको ये सभी चीजें समझ में आना चाहिए। अब हम बात करेंगे झारखंड की दक्षिणी सीमा, वो है उड़ीसा से। तो बता दें कि झारखंड की दक्षिणी सीमा उड़ीसा से 4 ऐसे जिले हैं, झारखंड के 4 ऐसे जिले हैं जो कि अपनी सीमा साझा करता है। 4 ऐसे जिले हैं जो कि अपनी सीमा साझा करता है। वो जिले कौन कौन से हैं तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम के बाद आता है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां के बाद आता है वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम आता है। पश्चिमी सिंहभूम आता है। पश्चिमी सिंहभूम के बाद अगर बात करें तो वो आपका है सिमडेगा। तो वो कौन सा है, तो वो आएगा आपका सिमडेगा। तो इस तरह से 4 ऐसे जिले हैं जो कि कह सकते हैं कि उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है। जिले को एक बार फिर से समझ लें, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद आता है सिमडेगा। ये 4 आपको जिले क्रम से याद होने चाहिए, चाहे वो पूर्व की ओर बात करें या तो पश्चिम की ओर बात करें। जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें कि उड़ीसा से सीमा से लगने वाले झारखंड के 4 जिले को आप पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से सजाएं, तो तुरंत आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि पूर्व यानी दक्षिण पूर्व में कौन था, तो पूर्वी सिंहभूम था। पूर्वी सिंहभूम के बगल में सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां के बाद पश्चिमी सिंहभूम है और पश्चिमी सिंहभूम के बगल में फिर कह सकते हैं कि सिमडेगा है। तो इस तरह से याद रखें, पूर्वी सिंहभूम, फिर है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के बाद सिमडेगा। तो ये चारों जिले आपको क्रम से याद होने चाहिए। अगर पश्चिम से पूर्व बोल दे तो सबसे पहले सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो जिधर से आपको पूछे आप कह सकते हैं कि तुरंत आंसर उसका आसानी से कर सके।
उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से लगने वाले 4 जिले, वो सभी जिलों के बारे में हम समझेंगे। तो 2 जिले तो हम पहले पढ़ चुके हैं, गढ़वा और सिमडेगा। उसके बाद 2 जिला आता है, वो आपका कौन कौन सा है? तो वो 2 जिले हैं, वो है पहला लातेहार, लातेहार के बाद आता है गुमला। ये 2 जिले हैं जो कि कैसे, ये 4 जिले अब गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये 4 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। तो कुल कितने ऐसे जिले जो कि छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है? तो 4 जिले हैं। झारखंड की पश्चिमी सीमा जो है, कह सकते हैं कि वेस्ट जो है, वेस्ट साइड में आपका छत्तीसगढ़ सीमा लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप फिर से 2 चीज को ध्यान देंगे। एक तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, 2 ऐसे जिले हैं जो कि फिर यहां से कह सकते हैं कि 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा यहां तक लगता है। उसके बाद कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये उड़ीसा की सीमा है। तो देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जो है ये उड़ीसा से भी अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल से। फिर उसी तरह से सरायकेला खरसावां जो है ये भी अपनी सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है, और फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये अपनी सीमा उड़ीसा से लगता है। तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 2 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है। उसी तरह से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हम बात किए थे, 2 ऐसे जिले साहेबगंज और दुमका, जो कि अपनी सीमा जो है वो 2-2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, वो है बिहार और पश्चिम बंगाल से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 2 ऐसे जिले यहाँ पे हैं जो कि 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पे 2 राज्य है जो कि पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है, जो कि 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उसी तरह से अगर इधर आ जाए नॉर्थ, कह सकते हैं साउथ वेस्ट में अगर आ जाए, तो सिमडेगा ऐसा जिला है जो कि 2 राज्यों से अपनी सीमा ये भी साझा करता है। तो पहला तो आपका उड़ीसा हो गया, और फिर इधर आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ है। तो सिमडेगा भी जो है वो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो जब भी आप कॉर्नर पॉइंट को जरूर याद रखें, सबसे पहले यहाँ पे गढ़वा, उधर है साहेबगंज, नीचे है पूर्वी सिंहभूम और इधर है सिमडेगा। तो ये 4 जिले तो आपको दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए। पहला है गढ़वा, उधर है साहेबगंज, नीचे है पूर्वी सिंहभूम और इधर है सिमडेगा। ये 4 जिले, आप 4 कॉर्नर को पहले तो आप पकड़ लें। और वो 4 जिले ऐसे हैं जो कि 2 या उससे अधिक जिलों से, कह सकते हैं अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये तो आपका हो गया कंप्लीट 4 जिले। उसके बाद फिर सरायकेला खरसावां और दुमका, ये भी 2 ऐसे जिले हैं जो कि कह सकते हैं कि 2 या उससे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये 2-2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो कुल अगर पूछा जाए कि झारखंड के कुल कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा 2 या उससे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो कुल 6 ऐसे जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो पहला तो था गढ़वा, गढ़वा के बाद साहेबगंज, साहेबगंज के बाद दुमका, दुमका के बाद आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद आ जाएगा सिमडेगा। तो ये 6 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा 2 या उससे अधिक राज्यों से लगता है। 2 से अधिक इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गढ़वा जो है वो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ये तो कुल झारखंड के 22 जिले हो गए। अब बचा है 2 जिले। वो कौन कौन सा बचा हुआ है? तो पहला तो है आपका लोहरदगा, पहला तो है आपका, वो है आपका लोहरदगा। तो एक जिला है लोहरदगा, और लोहरदगा के बाद आता है वो है खूंटी। अब 2 ये ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा कह सकते हैं कि किसी राज्यों से अपनी सीमा ये साझा नहीं करता है। ये कह सकते हैं कि चारों साइड से जो है वो झारखंड के जिलों से ही अपना ये कह सकते हैं कि पैक है। बाकी जितने जिले हैं वो किसी न किसी राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है। लेकिन ये 2 मात्र ऐसे जिले हैं, लोहरदगा और खूंटी, या तो खूंटी और लोहरदगा, 2 ऐसे जिले हैं जो कि कह सकते हैं कि किसी राज्यों से अपनी सीमा साझा नहीं करता। क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड भी एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध वो होता क्या है? जिसको हम भू आविष्ठित राज्य कहते हैं। तो वैसा क्षेत्र मान लेते हैं, ये कुछ ऐसा क्षेत्र है, और ये कह सकते हैं कि ये पूरा एक बक्से के तौर पर है, और कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा राज्य है। फिर यहां से मान लीजिए सटा हुआ इस तरह से ऐसे राज्य है। उसके बाद फिर ऐसे कुछ सटा हुआ राज्य है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल इस तरह से राज्य है, और ये आपका झारखंड है। तो झारखंड अगर चर्चा करें तो झारखंड जो है वो मुख्य रूप से क्या है कि चारों साइड से वो जमीनी स्तर पे सटा हुआ है, यानी जमीनों से घिरा हुआ है, यानी भूमि से आविष्ठित है, जिसको हम लैंडलॉक स्टेट भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? लैंडलॉक स्टेट कहते हैं, लैंडलॉक स्टेट कहते हैं।
लैंडलॉक स्टेट भी कहते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है कि भूमि से घिरा हुआ राज्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। यानी कह सकते हैं कि चारों साइड से ये भूमि से ही घिरा हुआ है। इसकी समुद्री सीमा कहीं भी नहीं लगता है। झारखंड की कह सकते हैं कि समुद्री सीमा जो है वो सबसे न्यूनतम दूरी पर जो है वो 90 किलोमीटर दूर पर है। कह सकते हैं कि झारखंड के सबसे समुद्री सीमा सबसे नजदीक जो अगर देखा जाए तो वो आपका 90 किलोमीटर सामने पड़ता है, जो कि कह सकते हैं कि कुछ इस तरफ के क्षेत्र में जब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद जो है वो देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि झारखंड में किसी भी चारों साइड से किसी भी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। ये चारों साइड से भूमि से बद्ध है, इसीलिए इसे स्थलबद्ध या तो फिर भू आविष्टित राज्य कहा जाता है, या तो फिर हम इसे लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे दो ऐसे जिले हैं जिसको हम लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है कि ये चारों साइड से जो है वो स्थलों से ही घिरा हुआ है। ये दोनों जिला है, जिसके कारण से हम इसे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। तो खूंटी और लोहरदगा। अब सवाल उठता है कि याद कैसे रहे। हो सकता है अभी तो याद हो गया लेकिन आगे चल के भूल गए तो इसको हम एक ट्रिक के आप माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे खूंटी में पकड़े आप शब्द खू, खूंटी में शब्द को आप पकड़े खू, और ये कह सकते कि लोहरदगा में आप पकड़े शब्द, एक तो पकड़े खू और एक है लोहरदगा, खुलो। अब शब्द आया यहाँ पे खुलो, क्योंकि ये हम जानते हैं कि दोनों चारों साइड से ये लॉक है। तो ऐसे में क्या है कि ये तो अपना खुलना चाहेगा ना, बोलेगा आखिर में हम लॉक है तो हमको तो कहीं जगह दो ताकि हम किसी राज्य से अपनी सीमा साझा कर सके। तो ऐसे में इसको क्या है कि आप याद रखें, खूंटी से खू और लोहरदगा का लो, तो खुलो, क्योंकि ये हमेशा चाहेगा खुलना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये चारों साइड से जो वो पैक है, किसी राज्य से भी ये सीमा साझा नहीं करता। तो ऐसे में ये दोनों को आप दोनों जिले को आप आसानी से याद रखें। तो अगर पूछा जाए जब भी ऐसे कि वो कौन से ऐसे जिले हैं दो जिसकी सीमा किसी राज्यों से नहीं लगता, तो वो होगा लोहरदगा और खूंटी, या तो फिर खूंटी और लोहरदगा। ट्रिक आप याद रखिएगा खुलो, क्योंकि खुलो इसलिए क्योंकि ये चारों साइड से पैक है, यानी कह सकते कि झारखंड के जिलों से ही पैक है। अब यहाँ पे राज्य और जिलों के बारे में तो हो गया। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो बनता है वो बनता है कि रांची कह सकते हैं कि कुल कितने ऐसे जिले हैं, कुल कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा कह सकते हैं कि रांची से लगता है, या तो झारखंड के कौन से ऐसे जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो जिला है रांची। रांची जिला जो है वो अपने कुल सीमा जो है वो 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो रांची जिला जो है वो 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, वो है रांची। तो रांची अगर पूछा जाए तो रांची जो है वो सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जिला है झारखंड में, वो है रांची। रांची हम जानते हैं कि झारखंड के कुल कितने ऐसे जिले हैं जो कि रांची से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो वो 8 कह सकते हैं कि 8 जिले हैं। हो सकता है यहाँ पे मैप में उतना अच्छा से नगर नहीं बना होगा, फिर भी आप याद रखेंगे ये 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। जैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हम चर्चा करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो थोड़ा सा याद रखिएगा ये हजारीबाग भी सीमा जो है वो रांची से लगता है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल आप गिन ले, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा कह सकते हैं कि रांची से अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे अधिक सीमा कह सकते हैं कि जिलों से अपनी सीमा साझा करने वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो आपका रांची जिला होगा। फिर उसके बाद गिरिडीह, हजारीबाग, ये सब 6 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो उन सभी के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक और सवाल बनता है कि झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा केवल एक जिला से अपनी सीमा साझा करता है। जी हाँ, बिल्कुल, कौन से ऐसे जिला है जिसकी सीमा केवल एक जिले से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो जिला है आपका पूर्वी सिंहभूम। क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम की सीमा केवल एक जिले से सीमा साझा करता है, वो है सरायकेला खरसावां। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम की सीमा केवल एक जिला से ही लगता है और वो है सरायकेला खरसावां से। तो आपको 4 और 5 वाले तो नहीं पूछे जाएंगे कि हजारीबाग के कितने जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, या तो फिर कितने जिलों से ये लगा हुआ है इसकी सीमा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा याद रखना है रांची, जो कि 8 जिलों से लगता है, और 1 जिलों से जो सीमा साझा करता है वो है आपका पूर्वी सिंहभूम। तो याद रखिएगा ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न सब कह सकते हैं कि है, यहाँ से आपको सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो एक जिला कौन सा है, तो वो है सरायकेला खरसावां।
तो इस तरह से कह सकते कि अगर मैप से सवाल यहां से पूछा जाए तो आपको इस तरह से सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ नए पैटर्न में अगर देखा जाए कुछ आने वाले एग्जाम में, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कि परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो क्या है कि आपको बहुत बार अब क्रम से पूछ लेता है सवाल कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं, या तो फिर दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से सजाएं जिलों में, या तो फिर पूर्व से पश्चिम की ओर, या तो फिर पश्चिम से पूर्व की ओर जिलों का क्रम बताना है आपको। तो ऐसे में क्या है कि जब तक आप मैप अगर आपके दिमाग में छपा हुआ नहीं है, तब तक आप इन सभी चीजों को बहुत आसानी से उन सभी प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे। चाहे उसके लिए आप लाख लाख रटे हो, कितनों सारे ऑब्जेक्टिव आप हल किए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका वो सभी फेल कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको काम देगा तो वो आपका है मैप। क्योंकि मैप आप जब आपको याद है कि कहां से कौन से जिला किसकी सीमा साझा करता है, तो जब तक आपको याद नहीं तब तक आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके उन सभी चीजों को हम समझते हैं कि वो कौन कौन से किस टाइप से सवाल बनता है। जैसे पहला अगर आप समझे तो देखिए आप, पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है गुमला और पांचवा है सिमडेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये उत्तर से दक्षिण की ओर अगर क्रम से पूछा जाए तो इस तरह से कुल बन सकता है प्रश्न कि उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का क्रम सही प्रश्न को उत्तर का हल करें, या तो फिर क्रम से सजाएं। तो पहला आएगा पलामू, फिर है लातेहार, लातेहार के बाद लोहरदगा, फिर है गुमला, फिर है उसके बाद सिमडेगा। हो सकता है पलामू ना लेकर के चतरा ले सकता है, और चतरा ना लेकर के हो सकता है गढ़वा ले सकता है। तो एक इसको भी मान सकता है, एक चतरा को भी मान सकता है। तो ये तीनों में से किसी को एक ले सकता है, बाकी ये नीचे क्रम में पूछ सकता है। चाहे वो 4 हो, 5 जिलों में कई सारे पूछ सकता है। फिर उसी तरह से यहाँ पे उत्तर से दक्षिण ना लेकर के दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है। तो ये उत्तर से दक्षिण हो या तो फिर दक्षिण से उत्तर हो, ये किसी तरह से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। फिर उसी तरह से आपको इधर के कोई ऐसे जिले ले सकते हैं, जैसे हजारीबाग को 1 मान लिया, फिर रांची 2, खूंटी 3 और पश्चिमी सिंहभूम को 4। यहां से ये चार को आपको पूछ लिया, या तो फिर हजारीबाग 1, रामगढ़ 2, रांची 3, सरायकेला खरसावां 4। या तो फिर कह सकते कि उसको ना लेकर के इसको ले ले, या तो फिर इधर ले ले। फिर उसी तरह से आपको पूर्व और पश्चिम की ओर, या तो फिर कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर भी यहां से सवाल पूछा जा सकता है। इस तरह से कह सकते हैं कि कुल इतने आपको कह सकते हैं कि सवाल यहां से बन सकते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी चीजों को हम आपके पास लाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी हम बताएं उन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। वो हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की कर्क रेखा से संबंधित। अब कर्क रेखा हम जानते हैं कि भारत के बीचों बीच कह सकते हैं कि बीच से कर्क रेखा गुजरता है। अब कर्क रेखा है कितना, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, कि जो कि कह सकते हैं कि झारखंड के बीचों बीच से होकर भी गुजरता है। अब वो गुजरता कहां से है, तो कुल देख सकते हैं कि अगर आप बात करें तो इसका जो होगा वो कुछ इस तरह से यहां से गुजरता है। माफ कीजिएगा, ये जामताड़ा नहीं आता है, ये जामताड़ा ऊपर में है, ये नीचे आएगा। तो इस तरह से जो है वो कह सकते हैं कि यहां से कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो वो जिले कौन कौन से हैं, लातेहार, लोहरदगा और गुमला पे भी यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा गुमला भी आता है। तो याद रखिएगा ये गुमला होगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। ये कुल ऐसे जितने जिले हैं जिसकी सीमा कह सकते हैं कि कर्क रेखा से सटा हुआ है। किताब में आपको 5 जिले मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा बोकारो और धनबाद के भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जो कि कर्क रेखा में अवस्थित है। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। इसके लिए हम क्या कि कर्क रेखा में कई सारे स्थान हैं, तो उन सभी स्थानों को थोड़ा सा हम बोल देते हैं, जैसे नेतरहाट, मुरहुल सुदी और मांझी, झालबर्दा, किसको, फिर उसके बाद गोला आता है, गोपालपुर आता है, गोसाईडीह आता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे जिले हैं जो कि कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इन सभी स्थानों को हम याद कैसे रखें। तो चलिए उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। वो कौन सा ट्रिक है, तो याद रखिएगा आपको नेमू, ओझा, पापू की, गोगो, गोन, इस तरह से करके आप याद रख सकते हैं। अब हम ऐसे इसको समझे कैसे,
क्योंकि हम जानते हैं कि ओझा का कार्य क्या होता है। ओझा का कार्य होता है झाड़ फूंक करना, और झाड़ फूंक करके वो क्या करते हैं, जितने भी जो पाप होते हैं उन सभी चीजों को वो भगा देते हैं। भगा देना यानी गो 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 भेज देना। तो याद रखेगा, नेमू ओझा पापों की गो गो गो। अब यहाँ यहीं से आपका ट्रिक जो है वो बन जाएगा। अब इन सभी चीजों को हम नाम समझते हैं। ने से याद रखिए नेत्रहाट, ने से याद रखिए नेत्रहाट। मुंह से याद रखिए मुरगुल सुदी, मुरगुल सुदी। फिर आता है ओ से याद रखिए ओरमांझी, जो कि आपका रांची में है। ओरमांझी के बाद आता है झालबर्दा, वो है आपका झालबर्दा। झालबर्दा के बाद आता है वो है पालकुदरी, वो है पालकुदरी। पालकुदरी के बाद आता है कोखन्ना, कोखन्ना के बाद आता है किस्को, किस्को के बाद आता है गोपालपुर, गोपालपुर। और गो से आता है फिर गोसाइडी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो कि झारखंड के कर्क रेखा से होकर गुजरता है। तो ये है कितना, तो जानते कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे इसका अवस्थिति है। अब यहाँ पे सवाल दो स्थिति से और भी पूछा जाता है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी पूछा जाता है झारखंड का। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम याद कैसे रखें। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो ये हो गया। चलिए हम इस सभी चीज को मिटा देते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश, और ये क्या है कर्क रेखा। लेकिन हम जानते हैं कि उसके नीचे, ठीक नीचे जो है, या कह सकते हैं कि इंडिया के मैप के नीचे जो है वो भूमध्य रेखा गुजरा हुआ है। भूमध्य रेखा जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश को ही हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश है, यानी ये कर्क रेखा है और ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम विषुवत रेखा या तो फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। अब ये दोनों के बीच में यहाँ पे आपका जो सबसे कह सकते हैं कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका बचा हुआ है। तो ये आपका कितना है, तो ये आपका होगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। ये आपका दक्षिणी कह सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश जो है वो कह सकते हैं झारखंड का दक्षिणतम बिंदु जो है ये आपका है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। और ये ऊपर कहां तक गया है, तो ऊपर का आप ये लाइन अगर आप लेंगे तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे ऐसा पॉइंट है और ये है कहां तक, तो आपका हो जाएगा 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। हम जानते हैं कि एक डॉट से हम मिनट को डिनोट करते हैं और 2 डॉट अगर देते हैं तो उसे हम सेकंड से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड की अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक इसका अक्षांशीय विस्तार है और इसके बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरा हुआ है। अब आप समझ चुके होंगे कि हम जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो डिग्री बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ 21 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 डिग्री है, यहाँ पे 25 डिग्री है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर में बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे क्या है कि ये बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से हम देशांतरीय विस्तार की अगर चर्चा करें, उसी तरह से देशांतरीय विस्तार की अगर चर्चा करें तो उम्मीद करते हैं ये सभी आप अगर नहीं नोट किए होंगे तो इन सभी चीजों को आप नोट कर लें, क्योंकि आपको हर जगह ये सब चीज नहीं मिलेगा। तो आप इन सभी चीजों को नोट कर लें, हम उसके बाद हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो हम इन सभी चीजों को हम मिटा देते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज आप नोट कर चुके होंगे। चलिए हम इन सभी चीजों को एक बार मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। आगे अगर बात करें तो इसके हम झारखंड की देशांतरीय विस्तार की चर्चा करेंगे। तो देशांतरीय विस्तार हम जानते हैं कि झारखंड के ठीक बाएं यहाँ पे क्या है
कि हम एक लाइन गुजरा हुआ है सीधा, ये कह सकते हैं ये काल्पनिक रेखा है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है और ये भी एक काल्पनिक रेखा है। इसको हम क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, या तो फिर ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब ये तो दोनों चीज समझ गए कि ये 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश या तो फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब इसका उपयोग क्या होता है, आखिर में अक्षांश और देशांतर का उपयोग किस जगह पे होता है? तो याद रखिएगा, जब भी आपको अक्षांश के बारे में चर्चा करें तो अक्षांश जो है वो दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि अक्षांश का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वो आपका दूरी मापने के लिए करता है। जबकि देशांतर का अगर बात करें, देशांतर की अगर बात करें तो ये आपका समय की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। तीन दोनों को आप याद रखेंगे कि अक्षांश जो है वो दूरी को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि देशांतर जो है वो समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीन दोनों के महत्वपूर्ण बात कह सकते कि पॉइंट के बारे में आप चर्चा हम समझते कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए उसके बाद एक याद रखें कि भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये सब आपको याद होगा उम्मीद करते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, जो भी है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कुछ 8 ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा गुजरता है। उसी तरह से आप एक रेखा है जिसको हम कहते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि हम कह सकते हैं कि मानक समय रेखा कहा गया है। मानक समय रेखा ये कहा गया है जिसको हम कह सकते हैं कि समय की गणना के लिए कह सकते हैं कि समय को एक गणना के लिए एक ग्रीनविच कह सकते हैं कि ये स्थान है इंग्लैंड में, जहां से ये कह सकते हैं कि ये स्थानों को वहां पे एक मानक समय माना गया और एक कह सकते हैं कि समय को वहीं पे मान लिया और आधारित किया गया है। उसी के आधार पर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो वैसे मेरा समय जो वो बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे हम ग्रीनविच रेखा से बाएं ओर जाते हैं तो कह सकते हैं या पश्चिम की ओर जाते हैं तो वो मेरा समय क्या है कि घटता जाता है। यही कारण है कि ग्रीनविच से हम जानते हैं कि भारत का समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है। तो इसलिए आगे है क्योंकि हम ग्रीनविच रेखा से देशांतर रेखा से हम क्या है कि पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इसीलिए ये 5.5 घंटा हमारा समय जो है वो कहीं ना कहीं आगे है। इसमें भी जो वो सबसे ज्यादा समय जो माना जाता है वो देख सकते अरुणाचल प्रदेश या तो फिर मणिपुर, ऐसा क्षेत्र जो है वहां पे क्या कि समय का जो अगर देखा जाए तो यहाँ के समय से अगर मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश का समय अगर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा होगा डिफरेंस। जैसे हो सकता है झारखंड का समय गणना अगर करें और वहीं पे अगर हम आगे बात करें कोई पूर्वोत्तर राज्य का, तो वो दोनों में क्या है कि 1 से 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका कारण भी यही है, देशांतरीय विस्तार के कारण से और देशांतर रेखा के कारण से होता है। अब सवाल होता है कि 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। इसको नाम आप याद रखिएगा, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा ये जानते हैं कि भारत के 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा पहले याद रखिए, उड़ीसा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसे मानक समय रेखा, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पे 82.5 डिग्री देशांतर है, और उसके बाद हम जानते हैं कि ये कहां से होकर गुजरता है, तो नैनी से कह सकते कि जो भी आपका नैनी स्थान है जो कि वहां से होकर ये गुजरता है। तो मानक समय रेखा जो है वो कह सकते हैं कि इलाहाबाद के नैनी या तो प्रयागराज जिसको हम कहते हैं वो नैनी, या तो फिर मिर्जापुर भी बहुत जगह देखने को मिलता है, तो वहीं से ये समय रेखा जो है वो गुजरता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं कि 0 डिग्री, उसके बाद 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि अब हमको यहाँ से हो सकता है तो 82 से तो कुछ ज्यादा ही होगा, ये 82 से ज्यादा होगा। इसीलिए हम जानते हैं कि झारखंड का मानक समय रेखा जो पूर्व देशांतरीय विस्तार जो है वो है 83-19-50। ये कह सकते हैं कि ये जो है झारखंड का देशांतरीय विस्तार वो कितना है, तो ये आपका है 83 डिग्री
83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। और 83 से लेकर कहां तक गया है, तो ये गया है आपका 87 डिग्री 57 मिनट तक। 87 डिग्री 57 मिनट तक। 87 डिग्री 57 मिनट तक। तो इस तरह से अब ये दोनों में पूर्वी देशांतर, अब पूर्वी देशांतर दोनों में प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा के पूर्व साइड है, इसीलिए दोनों कह सकते हैं कि ये पूर्वी देशांतर का ही हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ये उत्तर में होने के कारण से ये दोनों में हम यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे भी हम उत्तरी अक्षांश का प्रयोग करते हैं और ऊपर में भी हम इसमें भी कह सकते हैं कि ये भी उत्तरी अक्षांश का ही प्रयोग हम करते हैं। ये भी आपका उत्तरी अक्षांश ही होगा। तो इन दोनों को हम उत्तरी अक्षांश प्रयोग करते हैं। वहीं देशांतर में भी हम दोनों को पूर्वी देशांतर इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, और उत्तरी अक्षांश इसलिए करते हैं क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश के ये उत्तर में है। तो यहां तक आपको इन सभी चीजों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के कुछ चट्टानों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि कोई कह सकते हैं कि प्राचीनतम आर्कियन युग की चट्टानों से लेकर जो भी नवीनतम कह सकते हैं कि चतुर्थ कल्पकालीन जलोढ़ मृदा तक यहाँ पे चट्टानों का देख सकते हैं। तो चट्टान यहाँ पे मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिलता है, और उन सभी के बारे में जब हम कह सकते हैं कि आगे चर्चा करेंगे तो वहां पे हम पूरे डिटेल से समझेंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से चट्टानों को अगर देखा जाए तो वो आर्कियन युग की चट्टान से लेकर जो कि प्राचीनतम कह सकते हैं कि प्राचीनतम चट्टान माना जाता है वो है आर्कियन युग का चट्टान। आर्कियन युग का चट्टान, आर्कियन युग का चट्टान यहां से लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक प्राचीनतम चट्टान जो कि चतुर्थ कल्पकालीन जलोढ़ मृदा तक देखने को मिलता है। जलोढ़ मृदा तक देखने को मिलता है। तो वो कह सकते हैं कि अलग अलग चट्टानी रूप से देखने को यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण धरातलीय संरचनाओं के बारे में। तो महत्वपूर्ण धरातलीय संरचना के बारे में अगर बात करें तो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है झारखंड का, कह सकते हैं कि छोटा नागपुर जब हम चर्चा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक झारखंड का बड़ा क्षेत्र का एक परिचायक माना जाता है, क्योंकि जब भी हम छोटा नागपुर क्षेत्र या शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि झारखंड का लगभग 60 to 70% जो है वो छोटा नागपुर ही कवर करता है। तो अगर बात करें कि झारखंड का लगभग 60 to 70% कवर करने वाला जो है वो आपका कौन है, तो वो आपका आ जाता है, वो आपका आता है छोटा नागपुर। अगर बात करें झारखंड की तो अगर छोटा नागपुर और संथाल परगना दो ऐसे क्षेत्र को जोड़ दिया जाए, जैसे छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो झारखंड के लगभग अगर बात करें तो ये झारखंड के लगभग 80% तक, 80 to 85% तक जो है वो झारखंड के भागों को कवर कर लेता है। तो याद रखिएगा ये दो जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। वो पहला है संथाल परगना, एक छोटा नागपुर, और दूसरा है आपका संथाल परगना। तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कह सकते हैं कि झारखंड के सबसे बड़े क्षेत्र को ये कवर करने वाला माना जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पाट क्षेत्र के बारे में हम एक चर्चा करते हैं कि पाट क्षेत्र आखिर में है कहाँ। और छोटा नागपुर पठार हम जानते हैं कि ये जगह कह सकते हैं ये क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार के नाम से जाना जाता है। वहीं पाट क्षेत्र हम जानते हैं कि पाट क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, लातेहार और कुछ गढ़वा पलामू का क्षेत्र भी कवर करता है। तो ये क्षेत्र जो माना जाता है, हम इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से, ये क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि पाट क्षेत्र कहलाता है। और पाट क्षेत्र जो है वो झारखंड का कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा है, यानी कह सकते हैं कि ऊंची पठार के रूप में माना जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड में ज्यादातर देखने को मिलता है। साथ ही साथ कई पठार के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे वो राजमहल का पठार के बारे में अगर बात करें, चाहे वो सर्वत पहाड़ी की बात करें, पारसनाथ पहाड़ी की बात करें, उन सभी पहाड़ों के बारे में हम एक एक करके जब हम इसका भौतिक भूगोल जब हम पढ़ेंगे या भौतिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे, पहाड़ पर्वतों के बारे में, तो वहां पे हम सभी चीजों को एक एक करके सभी चीज को समझेंगे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी या सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये तो कह सकते हैं कि काफी पुराना हो चुका होगा, आप सभी को याद होगा कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है।
पारसनाथ है जिसकी ऊंचाई कुल कितना है, तो 1365 मीटर है, 1365 मीटर है। अब आपको यहीं पे अगर फीट में पूछ लिया जाए तो आप इसको फीट में बदल करके आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। जो भी 4480 जो भी होगा वो आपका फीट के आधार पर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पहला है, सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आपको यहाँ से ना पूछकर हो सकता है दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, क्योंकि पहला तो सबको पूछ चुका है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब आपका क्या है कि दूसरी की बारी है, तो पहले के बारे में के साथ साथ आप दूसरों की पढ़ाई के लिए भी आप शुरुआत कर दे, क्योंकि पहला अब प्रथम ना पूछ करके आपको दूसरी पूछ सकता है, या तो फिर कह सकते हैं कि इस तरह से कई बार आपको एग्जाम में सवाल दूसरे तरीके से पूछ सकता है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम है वो है सर्वत पहाड़ी। नाम याद रखिएगा, सर्वत पहाड़ी। लगभग इसका ऊंचाई जो वो लगभग 3800 फीट माना जाता है, 3800 फीट जो वो ऊंचाई लगभग माना जाता है। और इसका लगभग ऊंचाई जो वो 4480 है, 4480 या 4486 जो भी है, ये 4480 लगभग फीट जो है वो इसका ऊंचाई माना जाता है। जब आप इसको 3.26 से लगभग जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग इस तरह से कुछ आ जाएगा। उसके बाद जब आप सर्वत पहाड़ी को निकालेंगे तो फिर उसी तरह से 3.26 से या तो 25 से लगभग आप जब भाग दे देंगे तो ये फिर मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो फीट को और मीटर को आप चेंज कर सकते हैं, आप आसानी से इन सभी को निकाल सकते हैं, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका फीट में है। अब सवाल उठता है कि पारसनाथ पहाड़ी तो हम जानते हैं कि गिरिडीह जिला में है, ये यहाँ पे है पारसनाथ पहाड़ी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वत पहाड़ी कहाँ पे है, तो सर्वत पहाड़ी आपका झारखंड के गढ़वा जिले में अवस्थित है। लेकिन साथ ही साथ याद रखें ये पलामू के सीमा से संबंधित सटा हुआ है। तो पलामू के सीमा से सटे हुए यहाँ पे एक है, वो है आपका सर्वत पहाड़ी। तो यहाँ पे क्या है कि ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है सर्वत पहाड़ी। तो ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे। जैसे हम बात करते हैं सर्वत पहाड़ी की, तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर बात करें पारसनाथ जो कि गिरिडीह जिले में है, वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2016 में एक रिपोर्ट आया था, वहां पे क्या था कि इसमें एक दरार देखने को मिला है, एक दरार देखने को मिला था, जो कि कह सकते कि जमीन जो था वो कुछ इस तरह से फटा हुआ, कह सकते कि दरार देखने को मिला बीच जमीन में, और जिसके कारण से कह सकते कि ये काफी सारा हड़कंप मच गया था, जिसके कारण से एक रिपोर्ट आया था 2016 में। अब यहाँ पे क्या था कि ये क्षेत्र में दरार आ गया और कह सकते कि ये काफी लंबा दरार था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे गढ़वा पलामू क्षेत्र में जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण से क्या है कि इनमें जो था वो एक भ्रम था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके नीचे से मईन एक नामक सांप होता है। वो सांप का नाम हम लिख दे रहे हैं, वो सांप का नाम था मईन, माना जाता है मईन सांप, मईन सांप। अब कहा जाता है कि इसके नीचे से मईन सांप गुजरा, इसलिए उसका धरती जो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दरार आ गया। तो ये कहने कहीं कह सकते हैं कह सकते हैं कि एक अपना ये मान्यता है, क्योंकि वहां पे काफी पिछड़ेपन होने के कारण से इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा कह सकते हैं उतना जानकारी नहीं होने के कारण से ऐसा उनका मानना था। तो ये 2016 में इसका एक रिपोर्ट आया था, जो कि कह सकते कि और ये दरार देखने को मिला था यही क्षेत्र में, सर्वत पहाड़ी क्षेत्र में। तो ये नाम चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है झारखंड की जलवायु। तो झारखंड की जलवायु है कैसी, तो हम जानते हैं कि झारखंड की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु माना जाता है। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में हम पूरे डिटेल से आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे हम चर्चा इन सभी चीजों के बारे में करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय आखिर में होता क्या है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय या तो फिर समशीतोष्ण कटिबंधीय, ये सभी चित्र जो है, ये सभी चीजें हमको बहुत बार देखने को मिलता है। तो याद रखिए, मान लीजिए कुछ इस तरह से ग्लोब अगर के चर्चा करें, तो यहाँ पे क्या है कि ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री कह सकते हैं कि अक्षांश है, इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या तो फिर इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये तो विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश है, और इसके ऊपर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कर्क रेखा है,
ये क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री जो नीचे है वो आपका क्या है, तो वो है मकर रेखा। फिर उसके ऊपर ऊपर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या है कि बढ़ते जाते हैं। फिर आपका ध्रुव, लेकिन यहाँ पे जब कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की चर्चा होता है, यानी जलवायु के आधार पर जब इनका वर्गीकरण देखने को मिलता है तो वो अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है। हम जानते हैं कि 0 से लेकर 30 डिग्री तक, ये तो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है और 30 डिग्री यहाँ पे है। तो 0 से 30 तक ऊपर और 0 से 30 तक नीचे, ये दोनों क्षेत्र जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उसी तरह से अगर बात करें भूमध्य रेखा से 45 डिग्री ऊपर, 45 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री नीचे, 45 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री नीचे का क्षेत्र जो होता है, यानी कह सकते हैं 30 से 45 का बीच का जो क्षेत्र होता है, और ऊपर में 30 से 45 के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। वो क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये चीजों को आप याद रखेंगे। अब जैसे 45 से हम 60 के ऊपर जाते हैं, 45 से 60 जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो समशीतोष्ण कहलाता है, वो समशीतोष्ण कहलाता है, वो समशीतोष्ण कहलाता है, समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। और जब इसके ऊपर जाते हैं तो ये ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है, ये ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है, ध्रुवीय कटिबंध। तो ये क्या कहलाता है, ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को उत्तर और दक्षिण के रूप में क्या है कि ये अलग अलग जलवायु क्षेत्र में ये बांटा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको उष्ण कटिबंध क्षेत्र पता चल गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड जो है वो कहीं ना कहीं लगभग 21 से लेकर 25 के बीच में है, और हम जानते हैं कि 0 से लेकर 30 तक जो आता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। तो 0 से 30 तक अगर बात करें तो वो तो झारखंड आ गया। तो इसलिए जो है वो झारखंड जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में माना कह सकते हैं उसके अंतर्गत आता है। तो यहां से इन सभी चीजों के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा कि आखिर में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, समशीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, और ध्रुवीय कटिबंध क्या होता है। दरअसल कटिबंध वैसा क्षेत्र होता है, कह सकते हैं कि दो स्थानों को कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बांटने के लिए जो है वो बांटा हुआ, उसी को हम कटिबंध कहते हैं। और ये मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है, उष्ण, शीतोष्ण, समशीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंध। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो उसी तरह से जैसे उत्तर में है उसी तरह से दक्षिण में भी इसका आता जाएगा। इसके बाद आता है वन के बारे में। तो झारखंड का वन रिपोर्ट 2019 में एक वन रिपोर्ट आया था, जिसमें झारखंड में कुल वनों का प्रतिशत जो था वो 29.61% देखा गया है। 29.61% जो है वो कह सकते हैं कि भारत के कुल कह सकते हैं कि वन क्षेत्रों में झारखंड के कह सकते हैं कि वनों में जो क्षेत्रफल के अनुसार से अगर देखा जाए तो 29.61% जो है वो देखा गया है वन झारखंड में। अगर बात करेंगे भारत के कुल वनों का तो लगभग 3 से 3.5% तक जो है वो झारखंड का कह सकते हैं कि उसमें योगदान है। और इस तरह से जब हम नया रिपोर्ट आएगा वन रिपोर्ट तो उसमें हो सकता है इसमें चेंजिंग होगा, लेकिन इसके लिए एक जो अनुकूल माना जाता है वो है 33%। 33% आपके पास कम से कम वन होना चाहिए, तो वो आपके प्रकृति के अनुकूल माना जाता है। लेकिन बता दें कि ये 33% शायद ही किसी राज्य के पास है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का जो औसत कह सकते हैं कि जो है वो लगभग कह सकते हैं कि 24 से 25% तक जो है वो औसत क्षेत्रफल का कह सकते हैं कि वन क्षेत्रफल है वो लगभग 23 या 25 के लगभग माना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि झारखंड का औसत जो वो कहीं ना कहीं भारत के औसत से या तो फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत से वो कहीं ना कहीं अधिक देखने को मिलता है। तो इस तरह से वन क्षेत्र पर जब हम झारखंड के वन हम पढ़ेंगे तो वहां पे सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। वनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, वहां पे 2 आधार पर हम पढ़ेंगे, मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद।
उन सभी चीजों को हम समझेंगे कि मुख्य उत्पाद में क्या आता है। जैसे हम जानते हैं कि मुख्य उत्पाद में जो होता है वो कहीं ना कहीं जंगल के जो भी लकड़ी होते हैं वो सारे मुख्य उत्पाद के अंतर्गत आते हैं, जबकि गौण उत्पाद वैसा उत्पाद होता है जो अगर लकड़ी को छोड़ दिया जाए, यानी जंगल की लकड़ियों को छोड़ करके जो भी वन उत्पाद होते हैं उन सभी को गौण उत्पाद कहते हैं। जैसे उसमें आपका आ जाएगा लाह, लाह हो जाएगा, तसर रेशम जिसको हम मलबरी कहते हैं, तसर रेशम या तो फिर मलबरी कह सकते हैं, तेंदुपत्ता, या तो फिर और भी कई ऐसे वन उत्पाद हैं, या तो फिर कई सारे वहां पे प्रयोग किया जाता है वन उपज से, उन सभी को हम कह सकते हैं गौण उत्पाद के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से झारखंड की वन हम पढ़ेंगे और वनों के बाद हम झारखंड की जनजाति, जनसंख्या, उन सभी चीजों के परिवहन, उन सभी चीजों को हम जिस तरह से सिलेबस में हम बढ़े हैं उसी को हम एक एक करके हम सभी चीजों की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हमसे कहीं किसी तरह से थोड़ी बहुत अगर गलती हो गया होगा तो उन सभी चीजों को आप जरूर हमें बताएंगे, ताकि अगली बार जब हम आए तो उन सभी चीजों को सुधार करके आपके पास लाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि और सभी को इससे फायदा हो सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह से हमारे साथ प्यार और विश्वास बनाए रखें। निश्चित ही यहाँ से आपको हम बेहतर से बेहतर प्रयास करने का, कह सकते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का हम रेगुलर प्रयास करेंगे और आपको बेहतर हम प्रोवाइड करा सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।